नमस्कार, केवी स्टूडियो में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौरव कुमार पाठक कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय के खास कार्यक्रम में आज आप सबों के बीच एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी सूझबूझ, अपनी वाक शक्ति और अपनी नेतृत्व कला से संपूर्ण छात्र राजनीति में नई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आप हैं पुरुषोत्तम कुमार, छात्र संघ अध्यक्ष जीडी कॉलेज। न सर झुका के जियो, न सर छुपा के जियो, नजर से नजर मिला के जियो, जियो जिंदगी की किरात कम ही सही, जियो जिंदगी की किरात कम ही सही, मेरी ख्वाहिश है कि हाथों में मसाल जला के जियो, हाथों में मसाल जला के जियो। नमस्कार पुरुषोत्तम जी, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और संपूर्ण केवी स्टूडियो परिवार को मेरा धन्यवाद कि आपने इस मंच पर हमें छात्रों से संबंधित या अन्य समस्याओं से संबंधित बातों को रखने का अवसर दिया। इसके लिए पुनः केवी स्टूडियो संपूर्ण परिवार का आभार और डॉक्टर रोशन सर का विशेष आभार। पुरुषोत्तम जी, आप जीडी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष हैं, छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं, एक बड़ा छात्र राजनीति में नए कीर्तिमान बनाए हैं आपने। हम यहाँ तक पहुँचने में हमारे दर्शकों को आप अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में बताएं। चूँकि 2015 में मैं जीडी कॉलेज में नामांकन लिया था ग्रेजुएशन में, तो उस समय जो जीडी कॉलेज का माहौल था और आज का जो माहौल है उस दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन जब उस माहौल को मैंने देखा और जो वहाँ कुछ उस समय तथाकथित छात्र नेता हुआ करते थे उनके क्रियाकलाप को मैंने देखा, उनके बात और कार्यकलाप में जो अंतर को देखा, उस अंतर ने मेरे अंतर्मन को झकझोर दिया। जी। मैंने ये देखा कि चूँकि जब वो नामांकन काउंटर पे आते थे या प्राचार्य से बात करते होते थे या धरना प्रदर्शन में होते थे, उस समय का जो उनका बातचीत था, क्रियाकलाप था वो, और जब वो वहाँ से हटते थे तब जो उनका बातचीत क्रियाकलाप था, वो दोनों में आसमान ज़मीन का फर्क होता था। तो इस राजनीति ने, इस प्रकार की राजनीतिक समझ ने मुझे छात्र राजनीति की ओर खींच लिया। मुझे ऐसा लगा कि हम जैसे लोगों की वहाँ ज़रूरत है, क्योंकि आम छात्र जो हैं, सामान्य छात्र जो हैं, वो इस बात को समझ नहीं पाते थे और वो भूल भुलैया में रहते थे। मूल तौर पर अगर हम कहें तो हमारे राज्य की या देश की राजनीति भी कुछ इसी तौर पर ही चलती है, क्योंकि जब हम इस ओर खींचते हैं, अब समस्या के समाधान की ओर हम लोग नहीं बढ़ करके दूसरी तरफ बढ़ जाते हैं, हमें इस बात का सीधा सीधा अनुभव नहीं हो पाता था। तब जब मुझे ऐसा लगा तो मैंने प्रत्यक्ष रूप से छात्र राजनीति में आने का प्रयास किया और हुआ ऐसा कि उसके 1 साल बाद ही छात्र राजनीति के लिए बिहार सरकार के राज्यपाल महोदय के द्वारा वहाँ पर छात्र संघ का चुनाव कराया गया संपूर्ण बिहार में, और 2 बार का मैंने छात्र संघ का चुनाव भी देखा। और जब उस चुनाव को देखा, चुनाव में जीते हुए प्रतिनिधियों को देखा, तो अमूमन जीत करके जो प्रतिनिधि आते थे वो कठपुतली होते थे। उन्हें कुछ अधिकार नहीं होता था या वो कुछ करते भी नहीं थे। पहला बार तो था कि 38 साल बाद जब मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हुआ तो आए तो उनके लिए नई बात थी, लेकिन जब दूसरी बार चुनाव हुई तो उसमें भी जो जीत करके आए उनसे भी वैसा कुछ हुआ नहीं, या तो उनके पास अधिकार नहीं था, नाम मात्र का रह गया। नाम मात्र का रह गया, बिल्कुल नहीं के बराबर ही कुछ नहीं किए। तब हम इस 2 साल के छात्र राजनीति में मतलब हम पर्दे के पीछे से बहुत बड़ा रोल निभाए थे। अच्छा पुरुषोत्तम जी, जीडी कॉलेज हमारे जिला का ही नहीं, विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, उसकी एक अपनी नाम पहचान रही है, उसकी एक गौरवशाली इतिहास रहा है। अभी वर्तमान में ऐसा कई बार सुनने को आया कि जीडी कॉलेज बहुत विवादित रही है, चाहे विभिन्न घटनाओं को लेकर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जीडी कॉलेज में छात्र राजनीति को आप किस नज़रिए से देखते हैं? चूँकि वहाँ का जो छात्र राजनीति, चूँकि जिला का सबसे बड़ा कॉलेज मिथिला विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला कॉलेज और सबसे ज़्यादा छात्र छात्राओं का नामांकन लेने वाला कॉलेज जीडी कॉलेज ही है, तो हर एक छात्र संगठन के नज़र में वो कॉलेज बना हुआ रहता है। चूँकि विभिन्न छात्र संगठन जो है वो अन्य कॉलेजों पर ध्यान नहीं दे करके ज़्यादा ध्यान जीडी कॉलेज पर देते हैं, वो छात्र राजनीति का एक केंद्र बना हुआ है। बात यहाँ यह है कि जो कुछ मुख्य मुद्दे हैं जो यहाँ से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक, राज्य सरकार के स्तर तक जा चुका है वो मुद्दा, और उस सभी मुद्दे को लेकर के ही विभिन्न छात्र संगठन उस बात पर घिरे रहते हैं। होता क्या है कि जब समस्याएँ तो सभी जगह हैं, वहाँ भी समस्याएँ हैं, और उस समस्या का समाधान क्या है इस पर बात करने के लिए अमूमन ना छात्र संगठन तैयार होता है और ना ही कॉलेज प्रशासन तैयार होता है। तो यदि हम समाधान पर बात करें तो किसी भी प्रकार का मुद्दा वहां नहीं रह जाएगा। कोई बड़ा मुद्दा है नहीं, एक विवेकानंद जी के मूर्ति से संबंधित मुद्दा था जो बार बार जब कोई बड़े आदमी आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो उसमें ये मुद्दा उठता है। देखिए बात वहां ये है कि 2 बार छात्र संघ का चुनाव हुआ, यदि उस मुद्दा को, उस मैटर को लेकर के विश्वविद्यालय जाया जाता, और वहां पर अब ये क्वेश्चन हमसे भी होता है बार बार कि आप इतने दिन से छात्र संघ में जीते हुए हैं, लेकिन आपके टाइम में भी तो मुद्दा नहीं सुलझ रहा है, ये इसका आप आवेदन वहां जा चुका है और उसमें एक
नियम ये है कि सीनेट सिंडिकेट बैठती है, जिस दिन सीनेट सिंडिकेट बैठ जाएगी और इस पर बात हो जाएगा, उस दिन ये मामला सुलझ जाएगा। लेकिन जब से हम ये आवेदन वहाँ भेजे हैं तब से सीनेट सिंडिकेट बैठी ही नहीं है। देखिए बार बार ये विवेकानंद की मूर्ति प्रतिमा को लेकर कई बार अखबारों के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से इसको बहुत खींचा गया, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि आप छात्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं और जो समस्या मैं यह मानता हूं कि मामला सुलझ चुका है, क्योंकि कोर्ट में ये बात गया था। सभी आदमी जो भी उन केस में जिनका नाम था सब केस से बरी हो चुके हैं, मामला खत्म हो चुका है। 2 बार केंद्रीय मंत्री हैं वो उस पर माल्यार्पण कर चुके हैं, लेकिन बार बार फिर जब कोई आदमी आता है तो ये तो एक राजनीति का हिस्सा है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है, चुनावी माहौल है, हर लोग आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, सभी जीत और हार की बात करें, आपस में चारों तरफ चर्चाएं हैं। आगामी विधानसभा के लेके आपके क्या मन में क्या विचार चल रहे हैं? देखिए हुआ क्या कि मैं चूंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूं, किसी प्रत्यक्ष राजनीतिक पार्टी के समर्थन में नहीं बोलता हूं, ना उसके खिलाफ में बोलता हूं। अगर कोई भी राजनीतिक दल है उसके अंदर जो अच्छाई है उसका हम समर्थन करते हैं और जो बुराई है उसका खिलाफ करते हैं। हुआ क्या कि जब पहली बार जदयू की सरकार आई थी, उस समय कांग्रेस के साथ थी, और जब भाजपा के साथ भी जदयू की सरकार आई तो फर्स्ट टर्म में नीतीश कुमार जी का काम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा से चल रहा था। लेकिन उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ कि राजनीति में जब लोग जाते हैं और 1-2 बार जीत उन्हें बहुत बहुमत से जीत हासिल होती है तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो उस जीत को पचा पाते हैं, नहीं तो उनके के अंदर अभिमान का भाव आ जाता है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के अंदर अभिमान का भाव आ गया इस बात का, और उस बात का वो बखूबी प्रदर्शन करते हैं। जब एक बार इधर ही एक बहुत बड़ा धरना हुआ तो उन्होंने साफ कह दिया था कि क्या कर सकते हैं आप लोग, क्या कर लीजिएगा, आपको आपकी जिंदगी हम ही से है, हम ही आपको बचा सकते हैं। कहा जाए कि राजनीति में अब तानाशाही रवैया वो अपनाने लगे। अच्छा, क्योंकि हम लोग का इधर जी हम यहाँ आपको रोकना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में आपने स्टेट परीक्षा को लेके आंदोलन किया था। बिहार की जो वर्तमान शिक्षा है उसकी दुर्दशा किसी से छिपी हुई नहीं है। आज भी संपूर्ण भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सबसे पीछे है। यह वही बिहार है जो आदिकाल से ही दुनिया को प्रेम, अहिंसा, सत्य, यानी यूं कहे तो जो एक कहते हैं ना कि प्रकाश दिखाने वाला, संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान से आलोकित करने वाला ये बिहार रहा है। लेकिन आज बिहार की जो दुर्दशा है किसी से छिपी नहीं है। तो वर्तमान में बिहार की जो शिक्षा है इसके संदर्भ में आप क्या सोचते हैं? शिक्षा पर मेरा यही कहना है कि हम लोग को एक बात के लिए गर्व होता था कि यहाँ से कभी चाणक्य निकले, कभी यहाँ से बहुत बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था जो संपूर्ण विश्व में जाना जाता था, आर्यभट्ट निकले थे। और आज जब हम इस बिहार पे बात करते हैं तो उस गर्व के जगह आज हमें शर्म महसूस होती है और हम लोग को शर्म नजर आता है। होता क्या है कि मैं यह व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि शिक्षा हो, सैन्य सेवा हो या कोई भी चीज़ हो, जब वो प्रत्यक्ष राजनीति के चक्कर में पड़ जाती है, उसके फेर में पड़ जाती है तो उसका सर्वनाश होना स्वाभाविक है, एकदम पक्का है। तो मैं यही मानता हूं कि चूंकि शिक्षा भी राजनीति के अंदर पूरा आ गया। अभी जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है उसमें यह कहा गया है कि एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाया जाए और उसके अंदर जो है सो राजनीतिक पहचान रखने वाले लोगों का जो इंट्रेंस होगा वो कम होगा या नहीं के बराबर होगा। उसमें शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग ही रहेंगे और वही जो होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर बना हुआ वो आयोग ही संपूर्ण देश में शिक्षा को संचालित करेगा। तो वो एक अलग बहुत मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्टेप है कि चूंकि अगर 5वां पास आदमी, मूर्ख आदमी मुख्यमंत्री बना हुआ है और वही अगर उस शिक्षा समिति में रहेगा तो मूर्ख आदमी एक पढ़े लिखे के लिए, पीएचडी वाले के लिए क्या नियम बना सकता है, हम ये उम्मीद भी कर सकते हैं। तो इसलिए उसमें वो आयोग बना है, मुझे लगता है कि उससे बहुत बड़ा ही उसमें चेंजिंग आएगा। अच्छा पुरुषोत्तम जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारी पुरानी शिक्षा व्यवस्था रही है, जो परंपरागत रूप से चली आ रही है, और आज वर्तमान में आगे विज्ञान का युग है, बहुत समय बदल चुका है, बहुत ही तकनीक में जो है परिवर्तन हुआ है, विकास हुआ है। तो जो पुराना जो सिलेबस था और वर्तमान जो सिलेबस है, आज जरूरत इस बात का है कि स्किल डेवलपमेंट ध्यान दिया जाए। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह का सिलेबस अभी वर्तमान में हमारे छात्र और नौजवानों के लिए उपयोगी है? देखिए, इसमें जो मुख्य बात है, मैं प्रत्यक्ष तौर पे बोलता हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता हूँ, खुले रूप से आपको कहता हूँ कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था को जानबूझ करके गिराया गया, जानबूझ करके तोड़ा गया। सर्वप्रथम यह प्रयास अंग्रेजों ने किया और उसके बाद इस देश के सत्ता संस्थान पर कब्जा करने वाले लोगों ने इस चीज़ को जानबूझ करके गिराया। आपको हम यह बता देना चाहते हैं कि कुछ ऐसी किताबें हैं जिसके बारे में मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जानते होंगे और जिसको एक साजिश के तहत हमारे जो वामपंथी इतिहासकार हों या फिर वहाँ पर
पर सत्ता संस्थान पर काबिज व्यक्ति हों, उन्होंने एक साजिश के तहत उसे बगल कर दिया। जब आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा, क्योंकि जनरली यह आरोप लगता है हमारे देश में कि जो एक तथाकथित वर्ग कहा जाता है कि शूद्र वर्ग, उसको शिक्षा से अलग किया गया था। जब उस पुस्तक को आप पढ़िएगा, अंग्रेज जब यहाँ आए थे तो एक सर्वे कराए थे कि आखिर इतने दिन तक भारत में मुगलों का शासन रहा और भी लोग आए, लेकिन बहुत लोग आए, 1000 साल तक भारत में ऐसा शासन चलता रहा, फिर भी भारत में इतनी बुरी स्थिति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो उस पर शिक्षा व्यवस्था पर सर्वे कराया गया। उस सर्वे में यह आया कि उच्च कास्ट जिसको कहा गया है, उसके जितने भी विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ रहे थे, उससे 4 गुना ज्यादा विद्यार्थी वो शूद्र वर्ग के थे जो उस गुरुकुल में पढ़ रहे थे। उस समय पूरे विश्व के इकोनॉमी का 25% भारत का इकोनॉमी हुआ करता था। यदि इतनी ही बुराई थी भारतीय शिक्षा व्यवस्था में, तो विश्व का 25% इकोनॉमी भारत में कैसे था? अच्छा, उस समय अभी अंबानी का नाम लिया जाता है कि विश्व में बड़े आदमी में गिनती आते हैं। उस समय नहीं जानते होंगे, अब्दुल गफूर नाम के एक व्यक्ति थे, पूरे विश्व में उनसे ज्यादा अमीर व्यक्ति कोई नहीं था मुगल काल में, और वो भारत के आदमी थे। उस समय बीरजी बोरा नाम के व्यापारी थे, संपूर्ण ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना व्यापार नहीं था उतना उनका अकेला, उतना उससे बड़ा व्यापार था। आखिर इतनी बुरी व्यवस्था थी तो कैसे वो इतना आगे थे? अच्छा, झूठ बता करके हम लोग को फेर लिया। पुरुषोत्तम जी, हम यहाँ आपको रोकना चाहेंगे। आप इतिहास के छात्र हैं, और जैसा कि आप अभी बता रहे थे हमको कि हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जो हमारी गौरवशाली इतिहास है, जिसपे हमें नाच होना चाहिए, हमारी अपनी भाषा, हमारी अपनी संस्कृति, हमारी अपनी सभ्यता, जिसको संपूर्ण विश्व ने स्वर्णिम माना है। लेकिन आज हमारे कुछ कह सकते हैं कि तथाकथित इतिहासकार हो या कुछ ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग हो जिन्होंने उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। हमने अपने गौरवशाली इतिहास को भुलाया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इतिहास के छात्र हैं, कैसे देखते हैं इन सब को? चूंकि मैं यही कहूंगा कि मैं जब भी इतिहास के उन पन्नों को उलटता हूं जिसे आज तक उलटने से हम लोग को रोका गया, तो आंख में आंसू आता है कि आखिर कितना बड़ा साजिश इस देश के भविष्य के साथ किया गया। और जब आप अतीत के कुछ उन पन्नों को उल्टेंगे तो आपको यही नजर आएगा कि एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि शल्य चिकित्सा के बारे में जो आज कहा जाता है, जब आप चरक और सुश्रुत के बारे में पढ़िएगा तो आपको ये पता चलेगा बजाप्ता उन्होंने, अभी जब नाम लिया जाता है तो जो अपने आप को सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव कहते हैं, वो तुरंत इस पर एक्शन में आ जाएंगे कि कहाँ आप उस समय जा रहे हैं, वो सब कपोल कल्पित धारणा है। और जब आप सुश्रुत और चरक की किताब पढ़िएगा, बजाप्ता उसमें नाम लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ उसमें शल्य चिकित्सा में यूज होता था, कौन कौन सा उनका एपरेटस हुआ करता था, कौन कौन उपकरण हुआ करता था। कुछ ऐसी कहानियाँ लिखी हुई है बजाप्ता ऐतिहासिक तौर पर, जिसमें कि उनके द्वारा शल्य चिकित्सा किया गया था। बहुत बार एक बड़े व्यापारी थे, उनके जो पुत्र हुआ करते थे, उनकी जो पुतोहू थी, उनका ऑपरेशन किया गया था सिर का, उसका बजाप्ता वर्णन किया गया। लेकिन आज जब नाम लिया जाता है कि हमारा जो वैद्य सिस्टम था वो इतना डेवलप था, उस समय का जो साइंस था इतना डेवलप था, पुष्पक विमान था, तो उस बात को अभी जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव है वो कपोल कल्पित धारणा मान करके उसको बगल कर देते। और ये शुरू से किया जाता रहा है। इतिहास में ऐसी अनेक आपको कहेगा कि साजिशें मिलेगी, वो अंग्रेजों के टाइम में भी किया गया। अब एक मैक्स मुलर का नाम सुने होंगे, उसके नाम के पहले डॉक्टर मैक्स मुलर लगता था, और हाल फिलहाल में रिसर्च से यह साबित हुआ है कि वो 10वां भी अच्छा से पास नहीं था। एक बार उसकी डिग्री में एमए लिखा गया, बाद के डिग्री में, और उससे पहले उसको पीएचडी कर दिया गया। और जान करके, और उन्हीं के द्वारा जो ट्रांसलेटेड बुक है संस्कृत का, उसको कुछ ज्ञान नहीं, 5 साल तक वो जर्मनी में संस्कृत का अध्ययन नहीं किया, और उस आदमी को ईस्ट इंडिया कंपनी ये बोझ दे दिया कि आप सब संस्कृत के बुक का ट्रांसलेशन इंग्लिश में कीजिए। प्रेजेंट भी किया गया, मैक्स मुलर को बड़े वक्ता के रूप में दिखाया प्रेजेंट किया गया, और उसके बुक का आधार बना करके, जो आदमी संस्कृत जानता नहीं था, उस आदमी के द्वारा ट्रांसलेट किए गए बुक का आधार बना करके इतिहास लिख दिया गया, संपूर्ण इतिहास गढ़ दिया गया। मैक्स मुलर, जो आदमी संस्कृत जानता नहीं है, उसका ट्रांसलेटेड बुक आज पूरे दुनिया में छा गया, और वो कुछ गलत लिख दिया। उसको बजाप्ता, मतलब जिस समय भारत के बहुत नामी गिरामी जो पद हुआ करता था, उसकी सैलरी 10 रुपये 20 रुपये थे, उस समय उसको हजारों रुपया मिलता था अंग्रेजों के द्वारा, यही गलत करने के लिए, यही साजिश करने के लिए, और उस साजिश में वो लोग सफल हुए, मैं यही मानता हूँ। वर्तमान में पुरुषोत्तम जी आप छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, तो छात्र संघ की क्या उपलब्धि रही अभी तक? गणेश दत्त महाविद्यालय में जब मैं छात्र संघ में चुन करके आया था, होता क्या है कि अभी तो ऐसे देख ही रहे कि कोरोना का काल चल रहा है, तो हम लोगों ने बैठक किया, और बैठक के बाद पहले सर्वसम्मति से यह निर्णय बनाया कि जो माहौल है उस माहौल को बदला जाए। तो उस माहौल बदलने के लिए क्या किया गया कि चूंकि छात्र संघ की राजनीति पूरे बिहार में हो रही है, लेकिन छात्र संघ को उतना अधिकार दिया नहीं गया है, फिर भी जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार की उस सीमा के अंदर रहते हुए हमने क्या किया कि नवंबर में छात्र संघ का चुनाव हुआ, दिसंबर वो आ गया था, जनवरी में हमने 7 दिन का एक प्रोग्राम रखा था।
था स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। उस 7 दिन के प्रोग्राम में अमूमन जितनी भी विधाएं होती हैं, चाहे वो संगीत की विधा हो, भाषण हो, या फिर दौड़ धूप में 100 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1600 मीटर का दौड़ हो, लड़का लड़की का दौड़ हो, हाई जंप, लॉन्ग जंप हो, मेहंदी, रंगोली, पेंटिंग, सभी विधाओं का हमने आयोजन किया था उस 7 दिवसीय कार्यक्रम में। वो कार्यक्रम होने के तुरंत बाद 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हमने एक देश के प्रख्यात जो एक कह सकते हैं विद्वान है और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, डॉक्टर सीपी सिंह जी न्यूज़ पर बराबर आते रहते हैं, उनका हमने उद्बोधन कराया था सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कि वर्तमान में सुभाष चंद्र बोस की उपयोगिता। मुझे ऐसा लगता है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय इतिहास के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें एक साजिश के तहत, राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें इतिहास से हटाया जा रहा है। उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा, क्योंकि लोग बहुत कम जानते हैं कि महात्मा गांधी के विचारों को चैलेंज करने वाले, महात्मा गांधी से भी आगे एक बार निकल जाने वाले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे। महात्मा गांधी के इस घोषणा के बाद कि चुनाव में यदि पट्टाभी सीतारमैया की हार होगी तो महात्मा गांधी की हार होगी, उनके ऐसे चैलेंज के बाद सुभाष चंद्र बोस उनको हरा दिए थे, ये बात थी। और उस व्यक्ति को इतिहास से अलग किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि जीडी कॉलेज में ऐसा माहौल बनना चाहिए और यहाँ से ही वो संदेश जाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस पर उनकी एक किताब भी थी, इसलिए हमने उन्हें बुलाया और उनका उद्बोधन हुआ। और उसके बाद से ही फरवरी में मेरा कोई कार्यक्रम नहीं था, मार्च से मेरा कार्यक्रम था। फिर भी उस कार्यक्रम के बाद मार्च से 15 तारीख से लॉकडाउन है, एक तरह से बंद ही है महाविद्यालय। फिर भी हमने बहुत जगह पानी की व्यवस्था करवाई, नए नए उसमें मशीन लगवाए गए, बाथरूम की व्यवस्था। पुरुषोत्तम जी, अभी अब नामांकन का, चूंकि कोरोना महामारी का दौर है, नामांकन की प्रक्रिया बहुत देर से शुरू हो रही है। अब नामांकन की प्रक्रिया आरंभ होगी, तो नामांकन की प्रक्रिया आरंभ होने वाली है महाविद्यालयों में, तो छात्र संघ का इसमें क्या योगदान है? छात्र संघ का देखिए, चूंकि अभी तो इंटर के नामांकन की प्रक्रिया आरंभ होगी और इंटर में छात्र संघ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, चूंकि लेकिन मैं जीडी कॉलेज छात्र संघ का स्नातक में भी नामांकन होगा। तो चूंकि अभी मैं जीडी कॉलेज छात्र संघ, मैंने ये इसलिए कहा कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लोग सुदूर देहात से निकलकर बाजार आते हैं, महाविद्यालयों में आते हैं, उनको उतना मालूम नहीं, जिसका वर्णन आपने पहले किया, मालूम नहीं होता, तो कहीं ना कहीं छात्र संघ की एक बड़ी अहमियत हो जाती है, भूमिका होती है। देखिए, उसमें मुख्य रूप से बात यह है कि इंटर का जो नामांकन होगा, इंटर के जो बच्चे होते हैं वो छात्र संघ के अंदर नहीं आते हैं। फिर भी चूंकि वो महाविद्यालय आते हैं और मैं महाविद्यालय छात्र संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं उनकी भी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ। है क्या कि वहाँ हम लोगों ने सिस्टम किया है कि गोला बना दिया है काउंटर के सामने, क्योंकि 4 प्रोसेस होता है नामांकन लेने के दौरान, तो गोला बना हुआ है, उसमें वो खड़े रहेंगे। अंदर की तरफ, प्रशासनिक भवन के अंदर की तरफ लड़का और लड़की के लिए अलग अलग काउंटर की व्यवस्था पहली बार की गई है। अंदर की तरफ लड़की का नामांकन होगा और बाहर की तरफ लड़का का नामांकन होगा। उनके हर एक कार्य के लिए अलग अलग काउंटर की व्यवस्था है। एक जो बैंक है, बैंक चूंकि छोटा सा एरिया है बैंक का, तो उसमें जितने भी छात्र छात्राएं होते हैं उन्हें अपना नामांकन का फी जमा करना होता है, तो उनके लिए एक काउंटर बनाया गया है, वो भी कॉलेज के अंदर ही, ताकि लंबा लाइन भी लगे तो कोई उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा ख्याल रखा जाए। और छात्र संघ के द्वारा हर एक जगह कॉलेज में पोस्टर चिपका दिया गया है, आप दलाल से सावधान रहिए। 3 हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है कि आपको किसी प्रकार की समस्या हो आप इस नंबर पे फोन कीजिए। चूंकि छात्र संघ कार्यालय बगल में पड़ता है, तो बहुत छात्र जानते भी नहीं है कि छात्र संघ होता या नहीं होता। हमने नंबर जारी कर दिया, वो दिक्कत हो तो आप समस्या से पुरुषोत्तम जी, यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी है। इस महामारी के बाद बहुत दिनों के बाद बच्चे कॉलेज आएंगे, नामांकन शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना बहुत बड़ी चुनौती है। तो हम आशा करते हैं कि आप पूरे छात्र संघ जो परिवार है इसमें पूरा कृत संकल्पित होकर आगे काम करेंगे। राष्ट्रवाद को लेके देश में कई बार राष्ट्रवाद को लेकर बहुत विवाद उठा हुआ है। राष्ट्रवाद को लेकर सबकी अपनी अपनी धारणा है, अपनी अपनी सोच है। चूंकि छात्र संघ के अध्यक्ष हैं आप, एक उभरते युवा नेता हैं, आप अपने शब्दों में राष्ट्रवाद को परिभाषित। चूंकि मैं यही मानता हूं, देखिए होता क्या है कि जनरली ये बात तब उभरा राष्ट्रवाद का, ऐसे तो राष्ट्रवाद के जो बुनियादी बात है वो हमारी सभ्यता संस्कृति में ही है और वो प्रारंभ से ही चले आया है। अभी जब 2016 में जेएनयू का मामला आया था, तो उस समय से ये शब्द जो है बहुत ज़्यादा प्रचलन में आने लगा, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म क्या है। जिस चीज़ को नेशनलिज्म कहा जाता है, चूंकि वाद हमारे संस्कृति का शब्द नहीं है, इज्म हमारे संस्कृति का शब्द नहीं है, हमारे अंदर राष्ट्रीयता थी, राष्ट्र भावना थी, राष्ट्र प्रेम था। वाद जो है वो पश्चिम का दिया हुआ चीज है और राष्ट्रवाद भी पश्चिम का ही चीज है। वहां का राष्ट्रवाद जो है वो कोअर्सिव नेचर का है, मतलब क्रूर नेचर का है। उसके अंदर व्यक्ति को, जनता को क्रश कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। लेकिन भारत की राष्ट्रीयता में, राष्ट्र भावना में ऐसा कोई तत्व नहीं था। चूंकि हुआ क्या कि जब हमारे यहाँ राष्ट्रवाद पर बहस छिड़ा हमारे देश में, तो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोगों के द्वारा, मोस्ट रूप से कहिए कि जेएनयू का जो एक छोटा सा वर्ग है, उसके द्वारा यह बात प्रचारित किया गया कि देखिए राष्ट्रवाद जो था वो जर्मनी में क्या कर दिया हिटलर के द्वारा, इटली में क्या कर दिया मुसोलिनी के द्वारा, वही राष्ट्रवाद को यहाँ लाने का प्रयास किया जाए, जबकि उस राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। हमारी राष्ट्रवाद जो है वो समावेशी है,
समावेशी है। इसमें सभी धर्म, जाति, पंथ, संभाव जो भी है सब उसके अंदर आते हैं और सभी लोगों को इसमें जीने का अधिकार है। सभी लोगों को वह अधिकार है, एक राष्ट्रपति का बेटा और एक भिखारी का बेटा उस मायने में सेम है जिस मायने तक कि उसे प्रारंभिक शिक्षा मिले, उसके जीवन जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता होती है वो दोनों को मिले। उसके बाद सभी फ्री हैं, जो जितने प्रोग्रेस करेंगे, जो जितना मेहनत करेंगे उसके हिसाब से उनके अंदर उतना डेवलपमेंट आएगा। ये असमानता तो पूरे विश्व में होती है, लेकिन उस असमानता की खाई उतनी नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमें यह लग जाए कि इस समाज के हमारे चाहे वो वर्ग हो या हम एक विशेष व्यक्ति के तौर पर हम दबाए जा रहे हैं। ये हमारे राष्ट्रवाद का तत्व नहीं है। हमारा राष्ट्रवाद सबों के लिए समानता की बात करता है। हमारा राष्ट्रवाद सबों को वह मंच प्रदान करता है जिसके द्वारा आप ऊपर तक जा सकते हैं। अच्छा पुरुषोत्तम जी, हिंदुत्व और सहिष्णुता ये दो ऐसे शब्द हैं जिसको लेकर देश में कई बार अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यूँ कहें तो कहीं ना कहीं संपूर्ण देश का माहौल बदल सा जाता है हिंदुत्व को लेके या सहिष्णुता को लेके। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप युवा हैं और युवा इस पे क्या सोचती है, आपके इस पे क्या विचार हैं? मेरा यह मानना है कि हिंदुत्व पर बात करने वाले जो 90% लोग हैं उन्हें हिंदुत्व का मतलब नहीं पता है कि हिंदुत्व है क्या चीज़। सबसे पहली बात जो है, ये एक जियो कल्चरल शब्द है, भू सांस्कृतिक शब्द है, यानी यहाँ की धरती और यहाँ की संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द है। होता क्या है कि हिंदुत्व शब्द को प्रचलित करने का जो मेन चीज़ है वो सावरकर के द्वारा दिया गया था। उनका कंसेप्ट है हिंदुत्व पर, उनका बहुत बड़ी पुस्तक भी है। जब आप उसमें हिंदुत्व की बात कीजिएगा, हिंदू राष्ट्र की बात होती है, तो हिंदू राज्य और हिंदू राष्ट्र दोनों में काफ़ी अंतर है। राज्य जो है वो एक संवैधानिक शब्द है, उसका जो क्षेत्र है वो बंधा हुआ है और उस बंधे हुए क्षेत्र में जो कानून है उसके द्वारा लागू होता है। और जो हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है या हिंदुत्व की बात की जाती है वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज़ है। यानी हिंदू मानने वाला, हिंदू विचार को मानने वाला लोग यदि अमेरिका में है तो हमारा राष्ट्र वहाँ भी है, लेकिन हिंदू राज्य वहाँ नहीं है। राज्य भारत हुआ और राष्ट्र जो हुआ उसकी परिकल्पना भारत से बाहर भी है, लेकिन इस बात को समझते लोग नहीं है। हिंदुत्व जो है वो जीवन जीने की एक शैली है, एक पद्धति है। सुप्रीम कोर्ट भी अपने व्याख्या में यही कहा है। देखिए होता क्या है कि हमारे देश में कि हिंदू शब्द जो है इसको विशेष धर्म से जोड़ा जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है, राजनीतिक अवधारणा है, जिस राजनीतिक अवधारणा को यहाँ के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम लोग के यहाँ जो जीवन जीने की शैली है, जीवन जीने की पद्धति है, जो पूजा पद्धति है, वो हिंदुत्व है। धर्म मानने वाले के लिए, कोई अगर इस्लाम धर्म को मान रहा है तो भी उसकी जीवन शैली जो है, पूजा पद्धति जो है वो हिंदुत्व की हो सकती है। आज इंडोनेशिया को देख लीजिए, वहाँ इस्लाम धर्म को मानने वाले सबसे अधिक हैं, विश्व में सबसे ज़्यादा है वहाँ इंडोनेशिया में। लेकिन उनकी जो जीवन जीने की पद्धति है वो हिंदुत्व वाली है। पूजा पद्धति उनकी अलग है। अभी भी वो लोग वहाँ पर 3 दिन का जो है सो रामलीला का उत्सव चलता है, चलता है, बहुत जगह चलता है और उसको समूचे विश्व में उसका प्रसारण होता है। तो यही जीवन जीने की शैली है, लेकिन इसको लोग धर्म से जोड़ देते हैं। हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू और हिंदुत्व, ऐसा कुछ बात नहीं है। अच्छा पुरुषोत्तम जी, ऐसा बार बार सुनने को मिला है छात्र राजनीति में कि आपका शुरू से जुड़ा जो कॉलेज में रहा, एनएसयूआई से रहा, ऐसा आरोप लगाया जाता रहा आप पर कि छात्र संघ में आपको अध्यक्ष का पद एनएसयूआई की ओर से नहीं मिल रहा था, इसलिए आपने एनएसयूआई को छोड़कर एपी ज्वाइन कर लिया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और मैं चाह भी रहा था कोई सा मंच मिले जहां मैं यह बात कहूं। होता क्या है कि अमूमन हमारे यहाँ पर जो व्यक्ति छात्र राजनीति में आते हैं उनके पास 2 तरीके का ऑप्शन होता है। एक कि उनके अंदर जो विचार है उस विचार के मुताबिक वो उस छात्र संगठन को पकड़े, और दूसरा ये है कि जो छात्र संगठन उनको पद देगा उसके लोभ में वो चले जाएं और उसके बाद वो अपना विचार बना लेंगे। यानी जिस पार्टी में चले गए वैसा विचार बना लिए। मेरे साथ ऐसा नहीं था, मेरे अंदर वो विचार शुरू से था ही नहीं, कांग्रेसवादी विचार जो था। मैं देखा क्या कि अमूमन होता हमारे कॉलेज में जब छात्र संघ का चुनाव हुआ, पहला बार जब छात्र संघ का चुनाव हुआ था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो नस्ते नाबूद हो गई, 0 के बराबर थी। जी। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। दूसरे बार और भी बुरी स्थिति हुई, और भी बुरी स्थिति हुई। तो हुआ क्या कि उन लोगों के द्वारा जो कैंडिडेट का चुनाव हो या फिर और भी जो सिस्टम अपनाए जाते हैं चुनाव में, उसमें वो लोग फेल रहे। मैं यही मान करके चलता हूँ। लेकिन जब 2 बार यहाँ पर छात्र संघ का चुनाव हुआ था तो देखा क्या कि गठबंधन में लोग वहाँ जुटे। और गठबंधन में ना उन लोगों को अपने पद का आभास था कि हमारे पद के पास कितनी शक्ति है, हम क्या कर सकते हैं, उन्हें कुछ था नहीं।
पहले बार NSUI से प्रिंस जी जीते थे, हमारे विभाग के थे, हमारे सीनियर थे। तो मैं यही चाहता था कि कम हो, कोई छात्र संगठन जीते GD कॉलेज में काम करे। लेकिन ये देखा क्या कि उनके साथ हम रहते थे और उनका बहुत मदद भी हम किया करते थे। आपका और उन दोनों का विभाग एक ही था और उनका बहुत, यहाँ तक कि उन्होंने अपने, मुझे लगता है कि 12-13 मांग पत्र दिए होंगे अपने संपूर्ण वो छात्र संघ अध्यक्ष के काल में, और 13 का 13 मांग पत्र मेरे द्वारा लिखा गया और हर एक बार हम गए उनके साथ देने के लिए। तो लोगों को यही लगता है कि NSUI से, जबकि NSUI के जो बुनियादी नेता है उनसे आप पूछिएगा कि कभी वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था, वो कहेंगे नहीं। ये आप उनसे व्यक्तिगत जुड़ाव था? हाँ, व्यक्तिगत जुड़ाव लोगों ने अपनी मनगढ़ंत और ये जो आरोप लगाया जाता है कि आप टिकट के लिए आ गए, टिकट के लिए ABVP में आ गए, अब समझने वाली बात है। 2 बार छात्र संघ में धूल चाट लेने वाली ABVP और हम टिकट के लिए उसके तरफ चले जाते, जबकि दूसरे बार के छात्र संघ के चुनाव में NSUI से मुझे अध्यक्ष पद का पद ऑफर किया गया था, मैंने स्वीकार नहीं किया। तीसरे बार के छात्र संघ के चुनाव में जिस बार मैं लड़ा हूं, इस बार 3-3 घंटा तक NSUI के पदाधिकारी मेरे पास रहे, कहते रहे अंत तक कि आपको अध्यक्ष का पद दे रहे हैं, आपको अध्यक्ष पद दे रहे हैं, आप ले लीजिए, और मैंने नहीं लिया। मैं उतना बुर्बक था कि जो संगठन 2 बार चुनाव हार चुका था और इस बार तो और बुरी स्थिति होने वाली थी, लोगों को लगता था 5-5 पार्टी एक तरफ, उधर सिंगल ABVP एक तरफ, मुझे चूंकि रिस्क लेने में मजा आता है, तो मैंने सोचा कि वो अकेला है और 2 बार से छात्र चुनाव हार भी रहा है, और फिर मैंने रिस्क लेकर के उसके तरफ गया, ताकि लोगों को ये भी लगे कि मेरे अंदर भी अगर कुछ ऐसी ताकत है, कुछ सोच भी आपकी कहीं ना कहीं वैसे ही थी। अच्छा, हम अंत में आपसे, चूंकि हमारा भारत युवाओं का देश है, संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में है, तो जो भी युवा आपको सुन रहे हैं यहाँ से, इस मंच से, उन्हें राष्ट्र निर्माण हेतु क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम उनके लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि वो हमारे इतिहास से परिचित हों और उस आधार पर अपने वर्तमान को देखते हुए भविष्य के लिए अग्रसर होंगे। होता क्या है कि हमारे देश में सबसे पहले आप किसी भी क्षेत्र में जाइए तो एक क्षेत्र में आप विशेष उपलब्धि जरूर हासिल कीजिए और अन्य क्षेत्रों में भी आप जाइए, आधा इसमें आधा इसमें आधा इसमें जा करके आप अगर 4 नाव पर पैर रखिएगा तो मुझे लगता है कि नदी में डूबने के अलावा और कोई उपाय नहीं है आपके पास। इसलिए आसान बात है, आप एक चीज पर अच्छा से फोकस कीजिए। आप छात्र राजनीति में जाना चाहते हैं, छात्र राजनीति में ही अपना भविष्य बनाइए, अच्छे से बनाइए, और आपके जो विचार हैं और कर्म हैं उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं रखिए, क्योंकि डिफरेंस रखना पड़ता है जब आप आइएगा इस फील्ड में, तो लेकिन ज्यादा डिफरेंस रखिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भी चीज में सफलता हासिल कर पाइएगा। और शिक्षा जो है वो मेन चीज है, उनके अंदर सबसे ज़्यादा मुझे ये लगता है, क्योंकि जब आपको सब चीज़ की जानकारी होगी, समस्या की जानकारी होगी, तो आप नीति निर्माणक संस्था में भी आप जब जाइएगा तो आपके अंदर, मैं यह देखता हूँ कि जो हमारे कुछ विधायक होते हैं उन्हें अपने क्षेत्र का पता नहीं है कि कहाँ का क्षेत्र है, जो बहुत बार ऐसे होते हैं बड़े बड़े पद पर बैठे, जानकारी इकट्ठा करनी होगी। हाँ, जानकारी इकट्ठा करनी होगी, और तब जाकर के ही आप लोगों की समस्या, क्योंकि मुख्य चीज़ तो यही ना, कोई भी किसी पद पर जाते हैं उनका अधिकार होता है समस्या का समाधान तभी कर सकते हैं आप जो समस्या को सही से पहचाने, और नहीं पहचान पाइएगा तो ऐसा नहीं कर पाइएगा। इसके लिए आपको शिक्षा जरूरी है और शिक्षा के बाद समस्याओं को समझना जरूरी है, उस आधार पर उसका समाधान निकालिए, लेकिन पहले समाधान निकाल के तब उसका समस्या खोजिएगा तो ये गलत चीज़ है मुझे लगता है। और यही चीज़ हम देख रहे हैं कि अभी हो ही रहा है। अभी एक छोटा उदाहरण देते हैं, एक बाढ़ का उदाहरण है। अभी हम लोग के गांव तरफ बाढ़ आया हुआ है, उसका एक सॉल्यूशन है आसानी से कि उस पानी को हटाया जा सकता है, लेकिन कोई नहीं हटाया, ना तो बिहार सरकार के मंत्री इस पर ध्यान दे रहे, ना जिला पदाधिकारी ध्यान दे रहे। साथ स्लुइस गेट बना हुआ है और उसका नाम ही आपातकालीन पानी निकासी द्वार, यानी जब गाँव की तरफ पानी का लोड बढ़ेगा तो उस पानी को हटाया जा सकता है, लेकिन नहीं निकाल रहे। अब क्यों नहीं निकाल रहे? या तो उनको पता नहीं है, और अगर पता है तो साजिश के तहत नहीं निकाल रहे कि डूबे और सरकार के द्वारा 700-800 करोड़ का फंड जारी हो, मेरा भी बने और कुछ भी बने। अच्छा, लेकिन समस्या पर ध्यान देने ये तो सरकार इस पर जरूर ध्यान देगी। मेरा अंत में बस यही कहना चाहूंगा आपसे कि जो केवी स्टूडियो विगत 2 महीने से केवी स्टूडियो ने लगातार विभिन्न क्षेत्रों में नई उपलब्धि, नई कीर्तिमान बनाने वाले को मंच दिया, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, विविध सेवाओं में जिन्होंने अपने जिले का नाम किया है, उनको डॉक्टर रोशन सर के सौजन्य से जो एक टीम बनाई गई, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, इस मंच तले जो ये कार्य कर रही है ये हमारी जो स्टूडियो, इसको आप किस नज़र से, आपकी इस पर क्या राय है? मेरा यही राय है। ऐसे तो पहले शुरुआत में भी मैं कहा हूँ, लेकिन मेरे पास डॉक्टर रोशन सर और आपकी टीम के बड़ाई करने के शब्द नहीं है। मैं मानता हूँ कि कोई भी शब्द आपके लिए अपूर्णीय ही है। होता क्या है कि जब आप समस्याओं को रखने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं तो आप महान होते हैं, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ समस्या रखने का मंच ही नहीं है। और मैं आप लोगों को आमंत्रित भी करता हूं कि आप कभी जीडी कॉलेज में भी इस प्रकार का कैंप लगाइए, और मैं हर एक छात्र संगठन, अभी तो मैं अकेला हूं, लेकिन उसमें हर एक छात्र संगठन के व्यक्ति आपको एक मंच पर उपलब्ध होंगे और आप उनसे ये पूछ सकते हैं और वो माहौल बना सकते हैं। तो वो तो छात्र संगठन की बात हो गई, लेकिन और भी जो चूंकि विभिन्न क्षेत्र से व्यक्ति यहाँ पर आते हैं, और सबों के लिए मैं डॉक्टर रोशन सर से भी यही आग्रह करता हूँ कि आप विभिन्न क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति को यहाँ पर ला रहे हैं और उनसे समस्या और समाधान पर बात कीजिए, और इस प्रकार का माहौल आप बेगूसराय में बनाइए। और इस स्टूडियो के उज्जवल भविष्य की कामना भी मैं ईश्वर से करता हूं, भगवान से करता हूं कि आप इन्हें और बड़ा मंच प्रदान करें, ताकि
विभिन्न क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति और बड़ी संख्या में यहाँ आए, सभी अपनी समस्याओं को रखें और ये आवाज़ जिलाधिकारी तक, संसद तक, जो विधानसभा है और जो लोकसभा है वहाँ तक पहुँचे और आपकी आवाज़ के माध्यम से उस समस्या का समाधान हो, हमारे लिए यही गर्व की बात है। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने अपने व्यस्ततम समय से हमारे स्टूडियो के लिए समय निकाला। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि केवी स्टूडियो का जो आवाज़ है वो बेगूसराय की आवाज़ बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।